वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको CS 507 के मिड टर्म की एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। आपको ऐसे पॉइंट्स और ऐसे टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं जिनसे एमसीक्यूज़ आते हैं। वैसे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल का जो मेन फोकस है वो एमसीक्यूज़ के ऊपर है। तो सबसे पहले ये कि एवरी डिसीजन वी टेक इन डेली लाइफ, जो हर डिसीजन हम अपनी डेली लाइफ के अंदर लेते हैं, उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है जो भी अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज़ भी जो है वो आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। और उसके बाद ये कि जो प्राइमरी सोर्सेज होती हैं, ये जो है ओरिजिनल मटेरियल होता है जिसके ऊपर दूसरी रिसर्च जो है वो बेस करती है। इसी वजह से इसको प्राइमरी कहा जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल मटेरियल होता है। ये दूसरी जो रिसर्च होगी वो इसी के आगे जो है वो की जाएगी, यानी कि इसी के ऊपर जो है वो की जाएगी। नाउ दी टर्शरी सोर्सेज, टर्शरी कौन सी होती है? अब टर्शरी की बात करें, प्राइमरी आता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी आता है। कुछ डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। वर्क्स विच लिस्ट, जो कि लिस्ट देता है प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज की एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया के अंदर। और इसके अलावा ये कि मटेरियल इन विच द इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है सेकेंडरी सोर्सेज से जो है वो हैज़ बिन डाइजेस्ट हुई है, रिफॉर्मेट हुई है और कंडेंस हुई है, ताकि रखा जाए उसको कन्वीनियंट और ईजी, मतलब कन्वीनियंट तरीके से रखा जाए और वो ऐसा हो कि उसको ईज़िली रीड किया जा सके। और सोर्सेज विच आर वंस रिमूव्ड इन टाइम, जो कि रिमूव हो गई थी एज सेकेंडरी सोर्सेज से। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती है। इसके बारे में आपने मैनेजमेंट का कोर्स अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर लाजमी आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। एक से ज़्यादा लोग होंगे हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किसी एक शख्स की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट दो लोग तो होने चाहिए। ग्रुप ऑफ 2 और मोर पीपल होता है ये। ऑर्गेनाइज़ किया जाता है उनको, जब इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं ताकि अकम्प्लिश कर सकें, यानी कि पूरा करेंगे वो एक ओवरऑल गोल। उनका एक गोल होगा, कोई ना कोई गोल है, इसीलिए वो अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं मिल के एक दूसरे के साथ। नाउ द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अब ज़रूरत क्या बनी कि ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाए। कई सारे लोग सोचते हैं, आपके भी जहन में शायद ये सवाल आया हो कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की आखिर क्या ज़रूरत पड़ी। जैसे जैसे बिज़नेस का वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड हो गया, बढ़ता चला गया, तो नीड हुई डिसिप्लिन अप्रोच की, ताकि मैनेज किया जाए ऑपरेशंस को। जो बड़े बड़े ऑपरेशंस थे बिज़नेस के अंदर, उनको मैनेज करने के लिए ज़रूरत पड़ी एक डिसिप्लिन अप्रोच, डिसिप्लिन में रहते हुए जो है वो काम किया जाए। इससे नतीजा निकला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उनको फॉर्मुलेट किया गया ताकि एफिशिएंसी के साथ मैनेज किया जाए बिजनेस ऑपरेशन के अंदर। एंड दिस मेक्स द स्ट्रक्चर आर रिलेटिव टर्म टू एक्सप्लेन एंड डिफाइन। ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो फ्रीडम होती है कि वो चूज़ करें और इवॉल्व करें स्ट्रक्चर्स को, अपने स्ट्रक्चर को वो इवॉल्व करें और चूज़ करें, यानी कि जिस स्ट्रक्चर को वो चूज़ करना चाहें उनके पास चॉइस है। विच बेस्ट फिट्स दी मैनेजमेंट नीड, यानी कि जो मैनेजमेंट की नीड के मुताबिक जो भी स्ट्रक्चर उनके लिए बेहतर होता है, उसके मुताबिक ही वो उसको चूज़ करें और वो उसको इवॉल्व करें। नाउ दी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, अब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसमें क्या होता है। इसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन फ़्लो और फॉर्मेट जो है वो इजी होता है डिफ़ाइन करना और चेंज करना। और जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है वो एक्सटेंसिव नहीं है, और नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट जो है जो कि प्रिपेयर होते हैं और जनरेट होते हैं वो भी फ्यू होते हैं नंबर, यानी कि मतलब बहुत कम तादाद में होते हैं। सारी बात है, जब एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी बहुत कम होंगे। और जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है वो ख़ुद चला रही होती है इस बिज़नेस को, वो ख़ुद चलाते हैं। और मैनेजमेंट यहाँ पर सेंट्रलाइज होती है, चंद लोगों के हाथ में होती है, वही लोग उसको देख रहे होते हैं सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर मीडियम साइज़ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये जो है रन किया जाता है इनको डायरेक्ट सुपरविजन जो होती है फैमिली मेम्बर्स की। नॉर्मली तौर पे मीडियम साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन फैमिली मेम्बर्स चला रहे होते हैं, फैमिली के अंडर में चल रही होती है। एंड विच रियली एक्सटेंड्स टू सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, और उसमें मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि सेग्रीगेशन हो ड्यूटीज़ की, या फिर डेलीगेशन की जाए अथॉरिटी, यानी कि किसी को अथॉरिटी दी जाए। क्वालिटी मेंटेनेंस जो है एक इशू है जो कि रिक्वायर करता है स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग। इस तरह के भी एमसीक्यूज़ जो है वो आ जाते हैं। Now the organization can be distinguished on the basis of various criteria. These are as follow. ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी से। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी क्राइटेरिया के ऊपर, जिस क्राइटेरिया के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होती है। किस बुनियाद के ऊपर? ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उस बुनियाद के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दूसरी से अलग होता है। कल्चर,
जिस तरह से एक कंट्री का कल्चर दूसरे कंट्री से अलग है, एक प्रोविंस का कल्चर दूसरे प्रोविंस से अलग है, एक सिटी का कल्चर दूसरे सिटी से अलग है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होता है। मैनेजमेंट स्टाइल, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल है। कहीं पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है, कभी कहीं पे डिसेंट्रलाइज स्टाइल होता है। सो डिफरेंट जो है वो होते हैं, और डिसीजन मेकिंग के अंदर भी डिफरेंट जो है वो स्टाइल जो है वो होते हैं। कहीं पे एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जाता है, कहीं पे नहीं किया जाता। कहीं पे मैनेजमेंट खुद से सारे डिसीजन लेती है, कहीं पे ये भी होता है कि एम्प्लॉयज़ को दे दी जाती है डिस्क्रिशन। मैनेजमेंट जो है वो कुछ डिसीजन जो है वो एम्प्लॉयज़ के जो है वो हैंड ओवर कर देती है। सो डिफरेंट जो है डिसीजन मेकिंग स्टाइल होते हैं। सो कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो क्या है, स्पेसिफिक कलेक्शन होती है वैल्यूज़ की और नॉर्म्स की। यानी कि जब कल्चर की हम बात करते हैं तो कई सारी वैल्यूज़ और जो है नॉर्म्स आ जाते हैं इसके अंदर। एक ख़ास जो है वो कलेक्शन होगी नॉर्म्स की और वैल्यूज़ की, डेट आर शेयर्ड बाय ग्रुप्स एंड पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो शेयर करते हैं, शेयर से मुराद ये कि अब जो लोग होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर वो सारे वैल्यूज़ और नॉर्म्स दिखाई देंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का हिस्सा होते हैं। एंड डैट कंट्रोल द वे, जो कि कंट्रोल करता है इस तरीके से जिस तरह वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ वहाँ यूज़ की जा रही हैं, जैसा बिहेवियर वहाँ है। सो वो इंटरेक्ट करते हैं उसी तरीके से। और साथ में जो स्टेक होल्डर भी होते हैं, बाहर के जो लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ भी। ना दी अथॉरिटेटिव, एक अथॉरिटेटिव या अथॉरिटेरियन मैनेजर जो है वो क्या करता है, तमाम डिसीजन खुद से करता है, वो रखता है इन्फॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग जो है सीनियर मैनेजमेंट के दरमियान। सो अथॉरिटेटिव इस तरह के होते हैं। और उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर्ड है डिसीजन मेकिंग अप्रोच के अंदर। सो प्रोसीजर्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं सॉल्व करने के लिए रूटीन रेपिटेटिव प्रॉब्लम, ऐसी जो कि रूटीन की रेपिटेटिव प्रॉब्लम होती है। यानी कि स्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या होता है कि रूटीन की प्रॉब्लम आती हैं जो कि बार बार होने वाली एक ही चीज़ हो रही है, उसको हम कहते हैं। सो अवेलेबिलिटी जो होती है टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की हेल्प करती है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में और पूरा करने में जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं। और बिजनेस एनवायरनमेंट को जो वो डिफ़ाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से कि जो ऑल दी एलिमेंट, तमाम एलिमेंट जो कि एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड जो बाउंड्री है ऑर्गेनाइजेशन की, और जो उसका पोटेंशियल होता है कि वो अफेक्ट करें तमाम जो पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद है फिर टू फुलफिल अ नीड, एक नीड पूरी करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो उसको लाजमी फुलफ़िल करना चाहिए नीड, जो एक बिज़नेस की और ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी होता है। उसको ज़रूरी होती है इन्फॉर्मेशन जो उसकी कस्टमर्स की, प्रोडक्ट की, मार्केट ट्रेंड की, एम्प्लॉई की इन्फॉर्मेशन की, पेरोल की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह की। इन टाइम इन्फॉर्मेशन, जो इन टाइम इन्फॉर्मेशन है और हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो लॉन्च करे उसकी प्रोडक्ट टाइम के अंदर, ताकि मैक्सिमाइज़ किया जाए प्रॉफिट को। नाउ द कंपटीशन फॉर चीपर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो चीपर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, सस्ता, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो एक चैलेंज होता है सर्वाइवल के लिए कंपनी की कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिक एलिमेंट होते हैं रिड्यूस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। चीप और जो स्किल लेबर अवेलेबिलिटी होना, रॉ मटेरियल की, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। नाउ द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या होता है, एक डिफाइंड सेट होता है इंस्ट्रक्शन का। इनके एक सेट होता है, कई सारे इंस्ट्रक्शन का एक डिफाइंड सेट है कि ये सेट है, और उसका एम्ड होता है डिस्क्राइब करने में कैसे प्रोसीड किया जाए, अचीव करने में एक प्री डिफाइंड माइलस्टोन या टारगेट। सिस्टम की जो है वो कलेक्शन होती है प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स की, जो कि रिलेट करते हैं एक दूसरे से एक सीक्वेंस लॉजिकल मैनर में, ताकि कलेक्टिवली अचीव किया जाए डिज़ायर्ड रिजल्ट को। सिस्टम और जो प्रोसीजर होते हैं तमाम जो काइंड्स एनवायरनमेंट की आर सब्जेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल, और जो चेक्स होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं इंश्योर करने के लिए इफेक्टिवनेस ऑफ द सेम। अब क्लोज सिस्टम की बात करें, सिस्टम ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। क्लोज सिस्टम इसीलिए क्लोज है क्योंकि ये कनेक्ट नहीं होता उसके एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट से इसका ताल्लुक नहीं है, एक तरह से कनेक्टिविटी नहीं है, इसी वजह से क्लोज है, बंद है ये इस वजह से। और ना ही इन्वायरमेंट का कोई इन्फ्लुएंस होता है सिस्टम के ऊपर, एंड नॉट द दिस सिस्टम इन्फ्लुएंस, ना तो इन्वायरमेंट कोई असर डालता है सिस्टम पे और ना सिस्टम कोई असर डालता है इन्वायरमेंट पे। इसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। क्लोज लूप सिस्टम जो है एक सिस्टम होता है जहाँ पे पार्ट जो है आउटपुट का इस फीड किया जाता है बैक टू द सिस्टम।
सिस्टम तक ही किया जाता है, ताकि इनिशिएट किया जाए कंट्रोल, ताकि चेंज किया जाए या तो एक्टिविटीज़ जो है सिस्टम की, या फिर जो इनपुट होता है सिस्टम का। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली जो है वो क्या है, सेट है इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का, जो कि प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क जो है सपोर्ट करने के लिए इंटायर स्ट्रक्चर को। और MIRS जो है वो बनाता है इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिलेवेंट यूज़र्स के लिए, प्रोड्यूस करते हुए जो प्री डिटरमाइंड रिपोर्ट्स होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है मैनेजमेंट को। और ह्यूरिस्टिक जो की बात करें अगर हम, इससे रिलेटेड भी MCQs आते हैं। सिंपली इसका मतलब ये होता है एक पार्टिकुलर टेक्निक जो कि डायरेक्ट करने के लिए किसी की अटेंशन जो है लर्निंग के अंदर, डिस्कवरी के अंदर, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। और इन्फेरेंस इंजन की हम बात करें तो ये जो है क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एक्सपर्ट सिस्टम का, और ये परफॉर्म करता है रीजनिंग यूज़ करते हुए कंटेंट जो है नॉलेज बेस के। नाउ दी ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो जो टर्म है ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम की, ये देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पे। किसका कॉम्बिनेशन? प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप का, जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन नीड्स जो है वो रिलेटेड हैं लेकिन इंडिपेंडेंट भी है, एक दूसरे से रिलेट करती हैं लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं करती। और जो तमाम फंक्शनल सिस्टम्स होते हैं उनको वर्क करना चाहिए एक दूसरे के साथ, यानी कि मिल के वर्क करें। किस लिए करें? ताकि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, क्योंकि जो हर सिस्टम जो है स्पेशलाइज है स्पेसिफिक डोमेन के अंदर इंफॉर्मेशन की। सो CRM जो है वो एक बिज़नेस स्ट्रेटजी है जो कि दैट गोज़ बियॉन्ड, जो कि इससे ज़्यादा आगे के इंक्रीज़ किया जाए ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज़ करना प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो MRP जो है वो हेल्प करता है हासिल करने में राइट मटेरियल और जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं टुगेदर एक दूसरे के साथ, राइट प्लेस के ऊपर और राइट टाइम के ऊपर, ताकि पूरा किया जाए कस्टमर रिक्वायरमेंट। और ये हेल्प करता है अचीव करने में ऑन टाइम डिलीवरी, हाई क्वालिटी को बेस्ट प्राइस के ऊपर। नाउ द कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग CAE यानी कि, सो इसके अंदर क्या है कि जो एप्लीकेशन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, किसके अंदर? इंजीनियरिंग के अंदर, ताकि एनालाइज किया जाए रोबस्टनेस और जो परफॉर्मेंस है कंपोनेंट्स की, असेंबलीज की, प्रोडक्ट्स की, और जो मैन्युफैक्चरिंग टूल्स हैं। उसके बाद ये कि प्रोडक्ट सब सिस्टम जो है उसको नीड्स टू बी लिंक्ड, उसको ज़रूरत होती है कि उसको लिंक किया जाए मार्केटिंग सिस्टम के साथ, ताकि क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि सही जो अमाउंट है, यानी कि उतनी ही अमाउंट की जाए प्रोड्यूस जितनी अमाउंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए या कम हो जाए, तो ज़्यादा हो जाएगी तो तब जाहिर बात है नुकसान होगा, कम होगी तो फिर डिमांड पूरी नहीं होगी। सो अब है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS। ये जो लिंक होता है, लिंक टू ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तमाम जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हैं उनके साथ ये लिंक होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डेटा है रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर बुक कीपिंग के लिए, और जो जनरेशन होती है ट्रांजैक्शनल रिपोर्ट की वो एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम ऑल ओवर, जिनकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन से। एंड फॉर इंस्टेंस सेल इन्फॉर्मेशन जो है कैन बी सॉर्ट, उसको सॉर्ट किया जा सकता है सिर्फ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से और स्टॉक इन्फॉर्मेशन से, जो कि अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। सो अब जो है डिसीजन मेकिंग के बारे में, कि ये जो है क्या है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। ये सेलेक्ट करने का एक कोर्स ऑफ एक्शन मल्टीपल अल्टरनेटिव से, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, तो उनमें से कोई ये एक जो है कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट किया जाए। अब है अनस्ट्रक्चर्ड। सो प्रॉब्लम जो है वो पॉजेस मल्टीपल सोल्यूशन, इनके एक प्रॉब्लम की कई सारी सोल्यूशन भी होते हैं, सोल्यूशन पैथ हैं, रास्ते हैं कई सारे, फ्यूअर पैरामीटर्स जो कि लेस मैनिपुलेटेबल हैं, यानी कि उनको कम जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है। और अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, अबाउट विच कॉन्सेप्ट रूल्स एंड प्रिंसिपल आर नेसेसरी, यानी कि कौन से कॉन्सेप्ट रूल्स और प्रिंसिपल ज़रूरी हैं सोल्यूशन के लिए, और कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज हैं, और कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है। सो नाउ दी चॉइस। अब चॉइस क्या है? चॉइस होती है लोगों के पास, हर किसी के पास चॉइस होती है, ऑप्शंस होते हैं कि ये करें या वो करें, या ये लें या वो लें। सो इसमें क्या है कि सिलेक्ट करना है कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम दोज अवेलेबल में से किसी एक को सिलेक्ट करना। चॉइस का मतलब ही क्या है कि अवेलेबल में से किसी एक को ही सिलेक्ट किया जाएगा। नाउ द फेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के जो फेजेस हैं वो क्या हैं, कितने फेजेस आते हैं? सो इसके अंदर इंटेलिजेंस है,
यानी कि सर्च करना कंडीशंस के लिए एनवायरनमेंट में डेट कॉल फॉर डिसीजन, जो कि कॉल करती है डिसीजन के लिए। इसके अलावा डिज़ाइन है, इन्वेंट करना, डेवलप करना, एनालाइज करना पॉसिबल जो कोर्सेज ऑफ एक्शन है। चॉइस है, सेलेक्ट करना कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल में से, ये पीछे भी आ गया है। इम्प्लीमेंट करना, यानी कि जो सेलेक्ट कर लिया अब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मॉनिटर के अंदर क्या होता है कि चेक करना कॉन्सिक्वेंसेस जो है डिसीजन जो कि किए गए, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो डिसीजन किया गया है उसके नताइज को भी तो देखा जाए कि आखिर किस तरह के नताइज आ रहे हैं, उनको चेक करना मॉनिटरिंग के अंदर आ जाता है। ना दी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल विच इज़ कॉल्ड दी SDLC। सो ये जो है ओवरऑल प्रोसेस है डेवलप करने का इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एक मल्टी स्टेप प्रोसेस के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन से जो इनिशियल रिक्वायरमेंट की होती है, एनालिसिस के ज़रिए, डिज़ाइन के ज़रिए, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस के ज़रिए। और जो एज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि डिवाइड करता है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को स्मॉलर और ज़्यादा इजीली मैनेज सेगमेंट्स और फेसेस में, यानी कि ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को। और इंक्रीमेंट मॉडल के अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्ड किया जाता है, ना कि लिखा जाता है। तो उसको बनाया जाएगा, ना कि लिखा जाएगा। इंक्रीमेंट में सॉफ्टवेयर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसी तरह सॉफ्टवेयर को भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा होता है एक तरह से। जिस तरह बिल्डिंग्स को बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर को भी स्टेप बाय स्टेप जो है बनाया जाता है। नाउ द स्पाइरल मॉडल, ये एक आइटरेटिव अप्रोच होती है सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। स्पाइरल लाइफ साइकिल मॉडल जो है कॉम्बिनेशन होता है दो मॉडल्स का, ये कॉम्बिनेशन है क्लासिक वाटरफॉल मॉडल का और जो एस्पेक्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस है। सो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है ये। सो प्रोटोटाइपिंग, अब प्रोटोटाइपिंग क्या है? प्रोसेस है क्विकली पुटिंग वर्क टुगेदर अ वर्किंग मॉडल। एक वर्किंग मॉडल बनाया जाता है ताकि टेस्ट किया जाता है बहुत से जो एस्पेक्ट्स होते हैं डिज़ाइन के, ताकि गैदर किया जाए अर्ली यूज़र फीडबैक। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।